नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका के अंदर वहाँ के जो राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो विद्रोह सा होने लगा है। बहुत से लोग बोलने लगे, पहले खामोश थे मगर अब ओपनली बात कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। बड़े लीडर्स भी हैं जिसमें कि खास तौर से नैन्सी पेलोसी और जॉर्ज कोलोनी, ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी ऑफिशियल्स भी हैं, सीनियर भी हैं पार्टी में। इनका मानना ये है कि प्रेसिडेंट को डिसाइड करना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, जल्दी करें। बेसिकली ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन इस टर्म में इलेक्शन लड़ने के लिए फिट नहीं है। ये उनकी अकेले की राय नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर और भी बहुत से लोग हैं जो इस विचारधारा के हैं। अलग अलग वजह से वो लोग इनसे कुछ नाराज हैं, कुछ जो है वो इनको इनकी सेहत की वजह से कहते हैं कि इनको नहीं लड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि इनका जो परफॉर्मेंस था, हम सब जानते हैं, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें बहुत खराब था। बोल ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या बातें इनकोहेरेंट थे। कहने लगे कि मैं सो गया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी बाद में। हालांकि उसके बाद से तो वो लगातार बोल रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी उन्हीं ने दी। नेटो समिट के लीडरों को जब एड्रेस किया, वो एक रिटन स्टेटमेंट था जो उन्हीं ने पढ़ा। लेकिन ये था कि लोगों का शुभा है कि भाई वो तो आपको एनर्जी ड्रिंक्स और एनर्जी इंजेक्शंस दे के आप चले गए और आपने जाके बोल दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसका रिपरकशंस जो होता है, उसका नतीजे जो होते हैं, वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में पड़ते हैं। अगर प्रेसिडेंट की सेहत ठीक नहीं होती या प्रेसिडेंट वीक होता है, तो फिर जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनके यहाँ, वो डोमिनेट करने लगते हैं और बहुत से पावर ऑफ सेंटर बनने लगते हैं, और अमेरिका जैसे मुल्क के लिए वो अच्छा नहीं समझा जाता। अब ये देखना है कि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, उनका कहना यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 4 साल रन कर सकता हूँ और मैं जो है ट्रम्प से अच्छी तरह चला। मगर यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम है। बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके वो नॉमिनी होंगे अब अगले कुछ दिनों में, वो पार्टी जो है ये देख रही है कि ये तो हरा नहीं पाएंगे उनको। पॉपुलैरिटी भी लो है, परफॉर्मेंस भी खराब थी, और फिर उसके अलावा इनके जो कुछ डिसीजंस हैं उससे पार्टी के अंदर भी बहुत नाराजगी। खासतौर से एक यूथ जो डेमोक्रेटिक यूथ था जो इनकी पार्टी का, उसका एक बड़ा सेक्शन इनके खिलाफ है गाजियाबाद को लेके। औरतें भी ठीक खुश नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां औरतें मरी और वहां पे जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका उनको वेपन्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, और ये कहा जाता है कि अमेरिका भी इसमें इजराइल के साथ साथ शरीक है इस जेनोसाइड में। फिर दूसरी बात ये भी है कि यूक्रेन की भी वार चल रही है, उसमें भी कोई नतीजा नहीं आता। लगातार पैसे भी पंप करने पड़ रहे हैं इनको भी और यूरोप को भी, और इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है उनके। लेकिन यह है कि वहां पे दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रशिया उसी तरह से तटस्थ खड़ा है, बल्कि उसने काफी बड़ी जो है इनकी भूमि पे कब्जा कर लिया है। लगभग 2 3 4 स्टेट्स जो है इनकी, ये वो है बेसिकली जहाँ पे रशियन मूल के लोग ज्यादा। अब ऐसी स्थिति में फिर ये भी है कि इकोनॉमी भी वीक है और इनके खिलाफ आवाजें भी बहुत सी उठ रही हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिन पे हम अभी बाद में बात करें। इस समय अमेरिका को जरूरत है, वहां के लोगों का कहना यह है कि स्ट्रांग लीडरशिप की, जो सही डिसीजन ले सके और एक किसी नतीजे पे पहुंच सके। इसी के अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि वो ग्लोबल लीडर माना जाता है, अकेला सुपर पावर है इस समय। अभी तो है ही, हालांकि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है दूसरी तरफ, लेकिन फिलहाल तो वो है उसी तरह। उसका एक बड़ा रोल होता है और उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटी को निभा पाएंगे, ये एक सवाल सबके सामने खड़ा है।
अब ये देखना है कि क्या होता है, ये कुछ ही दिनों में हमको पता चलेगा। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, नाम भी बहुत से लोग के आने लगे, कमला हैरिस का भी है। और एक बड़ी समस्या अमेरिका के में ये हो गई है कि कोई भी जो है ना वो क्रिस्मेटिक लीडर उनके यहाँ है नहीं जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो इस क्राइसिस से अमेरिका को बाहर निकाल दे। वो लीडरशिप नहीं है। आई थिंक वो जो था आखिरी बराक ओबामा थे, उसके बाद से कोई दूसरा ईमान। और यूरोप की भी यही हालत है, वहां भी कोई नहीं। तो इन हालात में ट्रंप आते हैं तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी उनके सामने। वो यूरोप को नहीं मानते, कहा जाता है कि वो रशिया की युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया वहां पे रशिया को तोड़ने के लिए, और वो बात कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बातचीत से मसलों का हल करना शुरू करेंगे। यूरोप भी उनसे खुश नहीं है, वो यूरोप से खुश नहीं है। और ये जो है इस तरह से उनके यहाँ काफी डिके पॉलिटिक्स में नजर आता है। इनको कौन रिप्लेस करेगा बाइडेन को, इसका भी कोई बड़ा लीडर सामने नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो समस्याएं हैं वो तो बनी हुई हैं। युद्ध के चलते हुए अरबों में काफी गुस्सा है, और उसकी वजह से अरब रिजीम्स जो है वो भी अमेरिका से अपनी दूरी बना रहे हैं, खासतौर से सऊदी अरेबिया, जिसके ऊपर इनका बहुत प्रेशर है कि वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे, डी डॉलराइजेशन यानी जो उसने किया था यूरो उसके खिलाफ पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट था, ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट, वो लैप्स हो गया है। नया डिफेंस पैक्ट पे वो साइन नहीं कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो रशिया का एसेट यूरोप ने सीज किया है वो गलत है, उसको वापस करना चाहिए। तो इस तरह के बड़े वो बेसिकली इशारा अमेरिकन की तरफ था, क्योंकि डिसीजन मेजर अमेरिका का था। तो इस तरह से फिर इजिप्ट में भी बड़ा गुस्सा है, कभी भी हो सकता है कि वहां तख्ता पलट जाए, कोई नई गवर्नमेंट आ जाए और जो हमस को सपोर्ट करने की बात करने लगे। अभी तो वो खुल के इसराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, सीसी जनरल सीसी। बहुत से इश्यूज हैं इस समय उनके सामने। फिर सबसे बड़ा इशू दो है, ब्रिक्स का इमरजेंस। ब्रिक्स में बहुत से देश ज्वाइन करने के लिए, यही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया तक इच्छुक है, लेकिन सऊदी अरेबिया पे प्रेशर है कि वो ज्वाइन न करे। लेकिन कब तक ये प्रेशर चलेगा? बहुत समय तक नहीं चलेगा, इसलिए कि पूरे जो विश्व की सियासत है वो बहुत तेजी से बदल रही है। ये बात अमेरिका को समझ में नहीं आती। अमेरिका में कोई बदलाव नजर नहीं आता, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो उसी तरह से तटस्थ है। और वही पॉलिसीज उनकी है जो उनके लिए घातक बनती भी नजर आती, जैसे प्रतिबंधों का लगाना या रिजीम गवर्नमेंट को चेंज करना। वो जो भी सरकार अमेरिका के अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ काम करती है उस पर वो प्रतिबंध पहले लगा देते हैं, फिर या मिलिट्री के युद्ध के माध्यम से उसको रिजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, या किया भी है, जैसे इराक और अफगानिस्तान में। अब ये कहते हैं कि हम इतना ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे कि वहां की जनता ही उसके खिलाफ हो जाए, और बिल्कुल क्रिपल कर देते हैं, जैसे ईरान या रशिया के साथ, या नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और इस वेनेजुएला। इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है जिसपे अमेरिकन ने सैंक्शंस लगा रखे। ये सब रिजीम्स जो है अब जो है इनके खिलाफ होती जा रही है, और ये पॉलिसी अमेरिका को सूट भी नहीं करी, मगर बदलाव नजर नहीं आता। बदलाव करें भी तो कैसे करें, इतनी बड़ी पावर इस तरह से नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि एक नई आवाज उठ गई है पिछले कुछ समय से, जब से रशिया का इन्होंने एसेट्स जो थे, इन्वेस्टमेंट्स जो थे यूरोप और अमेरिका में, उसको सीज कर लिया है। लगभग शायद $300 बिलियन से ज्यादा है, या इसी के लगभग। अब यही नहीं बल्कि उसका पैसा जो है उसमें से पैसा वो तय हुआ है कि वो यूक्रेन को भी देंगे युद्ध के लिए, या उसके लिए रशियन से लड़ने के लिए, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बगैर रशियन। अब ये सारी बातें जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। इससे हो ये रहा है कि जिनके जिनके पैसे वहां पे इन्वेस्टेड हैं जिस देश के, वो लगातार अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। और ये है कि
ब्रिक्स के बनने से ये भी तय हुआ है, ब्रिक्स के जो देश हैं उन्हीं ने ये तय किया है कि वो आपस में लोकल करेंसीज पे ट्रेड करेंगे। अब ये कैसे होगा, ये एक अलग मुद्दा है। गोल्ड बेस्ड होगा या बार्टर सिस्टम होगा या बहुत सी चीजें हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन समय लगेगा, जरूर इसमें बदलाव आ जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग है, अगर और दूसरी तरफ डी डॉलराइजेशन की बात की जा रही है, जिससे ये लोकल करेंसीज को चलेगा। सऊदी अरेबिया डील कर रहा है और यूएई डील कर रहे हैं तेल की के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाइना से, और यूएई ने इंडिया से किया है कि वो लोकल करेंसीज में ट्रेड करेगा। अगर डॉलर में ऑयल सेलिंग बंद हो जाती है, बेचना बंद कर देते हैं अरब देश, तो डॉलर जो हैसियत है अंतरराष्ट्रीय करेंसीज में, मुद्रा में जो सबसे स्ट्रांग माना जाता है, कहा जाता है किंग है, वो तो काफी कमजोर हो जाएगा। ये बड़ी समस्या है। तो ब्रिक्स का इमरजेंस, और ब्रिक्स वालों जो कंट्रीज हैं, अधिकतर जो देश हैं डेवलपिंग नेशन, उनका मानना यह है कि भाई अब जो है यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। और वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म हो, और उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में भी रिफॉर्म होना चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। जब यूनाइटेड नेशंस बना था और ये इंस्टीट्यूशंस बने थे, उस समय बहुत से देश तो आज़ादी नहीं थे। अब ये काफी संपन्न है, स्ट्रांग है, इनकी इकोनॉमी बहुत थ्राइविंग है, जैसे भारत है, और रशिया भी दोबारा से एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर गया है। ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे जो ब्रिक्स के देश हैं या नए देश जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं, और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये सब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अमेरिकन अभी भी इस पे भी मानने पे तैयार नहीं। वो इन प्रिंसिपल तो कहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म को, लेकिन होने नहीं देते, वो भी नहीं होने देते और चाइना भी नहीं होने देते। हालांकि ये सच है, अगर मल्टीनेशनल मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज होता है तब भी अमेरिका सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली और सबसे इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग देश होगा। उसकी वजह यह है कि उनकी इंडस्ट्रीज, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो इनोवेशन और डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टेक्निक्स है, नई नई चीजें बनाना, नई नई प्रोडक्ट बनाना, डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, कंप्यूटर उससे पहले, अरे कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेके आए हैं वो। और ये सारे यूरोप से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद हर 20 साल 25 साल पे आप देखिए एक नई चीज, और अब जो डेवलपमेंट है इतना मल्टीप्लाई कर गया है जिसकी कोई नहीं। ये सच है कि अमेरिकन इकोनॉमी इतनी वीक नहीं है, मगर यह है कि दूसरी इकोनॉमीज इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं। अब इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो भी आएगा उसके सामने होंगी। क्या बाइडेन या प्रेसिडेंट ट्रंप इन चीजों से जीत सकेंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप का जहां तक सवाल है, वो शक्ति का इस्तेमाल की बात करते हैं, वो धमकियां देने की बात करते हैं, वो जिस तरह से अपना अमेरिकन पावर को यूज करने की बात करते हैं, हालांकि की नहीं उन्होंने पिछले 5 साल में। वो खुल के कहते हैं कि वो इजराइल का साथ देंगे और हमास के खिलाफ अरबों से, क्या अरब इस बात को बर्दाश्त करेंगे? अरब तो बर्दाश्त कर लेंगी हुकूमतें, लेकिन जनता में गुस्सा ज्यादा है, इस वजह से रिजीम्स को भी मुश्किल आ रही है। प्रो अमेरिकन रिजीम्स है, उनको भी दिक्कत हो रही है अमेरिकन पॉलिसी को आगे बढ़ने। ये चीजें हैं कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके अलावा ये भी है, जो बाइडेन के जो सपोर्टर्स हैं, यूथ मैंने बताया, विमेन के बारे में मैंने बताया, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो भी नाराज हैं बाइडेन से, गाजा को लेके और दूसरी चीजों के लिए। और फिर उसके अलावा ये है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत नाराज हैं, एंटी वार ग्रुप्स जो है अमेरिका के अंदर वो भी बहुत हैं, अरब अरब अमेरिकन जो हैं ये बड़ी संख्या में है, ये भी खुश नहीं है, लैटिनो भी उनके खिलाफ है वोटर्स। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है और ये बहुत बड़े लोग हैं इन्हीं ग्रुप्स ने बाइडेन को जिताने में मदद की थी। मगर अब ये इसमें से बहुत से लोगों का कहना यह है कि ये अधिकतर उनका कहना यह है कि वो ट्रंप को तो वोट नहीं देंगे, मगर बाइडेन में भी वोटिंग नहीं करेंगे, बाइडेन के लिए भी वोटिंग। अगर ऐसा भी होता है तो एक बड़ी समस्या
खड़ी हो जाएगी अमेरिका की, खासतौर से डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। अमेरिका जो है इस समय दो भाग में बटा हुआ नजर आता है। एक तो फार राइट ग्रुप है और फिर उसके अलावा राइटिस्ट ग्रुप्स हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर बहुत से जो वाइट रेसिस्ट ग्रुप्स हैं, जो बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं एक जमाने से, इनका आज से नहीं, जो आर्मामेंट लॉबी के फेवर में रहते हैं या वीपेंस सेल के बारे में, उस पर बैन नहीं चाहते कि वीपेंस पर किसी तरह का बैन लगे। ये सब बड़े कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल अमेरिकन हैं, इनके पास बहुत पैसा भी बहुत है, इंडस्ट्रीज की भी सपोर्ट रहती है इन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं इसमें बहुत से। तो ये जो ग्रुप है ये तो सब खुल के प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ नजर आता है। ट्रम्प का कहना यह है कि बाइडेन की वजह से सारी प्रॉब्लम है अमेरिका में। अगर वो कहते हैं कि मैं स्वयं सत्ता में आता हूं तो मैं इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। जो एक और बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका में माइग्रेशन की, है कहले मैं इन सबको निकाल दूंगा या इन सबको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दूंगा। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, और जिससे कि वहाँ के ये जो क्लास है कंजर्वेटिव वो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ट्रम्प आ जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। दूसरे ये है कि बाइडेन को वो देखते हैं कि बहुत नाकामयाब प्रेसिडेंट हैं, वीक हैं, और इनका इन्फ्लुएंस भी लगातार कम होता जा रहा है पश्चिम एशिया में। बाइडेन ट्रम्प के अच्छे रिश्ते सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देशों से भी थे, तो लोगों को लगता है कि ये दोबारा से सऊदी अरेबिया को से अच्छे संबंध बना लेंगे और पेट्रो डॉलर जो है वो उसी तरह बना रहेगा, डील डॉलर ही में होती रहेगी। ये बहुत से सवालात हैं। देखना ये है कि जल्दी ही कन्वेंशन होना है दोनों पार्टीज का, डेमोक्रेटिक पार्टी का भी और दूसरे जो उनके अपोनेंट ट्रम्प की पार्टी का भी, और उसमें नॉमिनेशन होगा कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। क्या बाइडेन को हटा के कोई नया कैंडिडेट लाया जाएगा, वो कौन होगा, कैसा होगा, क्या वो बहुत करिस्मेटिक होगा, ये सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ ये है कि ट्रम्प क्या जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें तो ट्रम्प अभी भी मजबूत चल रहे हैं और उम्मीद है कि वही उनके आने वाले समय में भी प्रेसिडेंट होंगे। आज के इस हम पॉडकास्ट में इतनी बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आप ने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम कमेंट से हमें बहुत मदद मिलती है। आप खुल के जो भी आपके विचार हों वो इसमें जरूर लिखिए, ताकि एक डिबेट भी हो सके उसके ऊपर लोगों का। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी लोगों में इसका भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।